घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन जाएंगे और वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात होने के बाद असल में क्या निकल के आता है, इस पे मुलाकात के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन आज 4 दिन के बाद नरेंद्र मोदी की यात्रा को हम कैसे देखें? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में, मेडिसन स्क्वायर में, सेंट्रल पार्क में, तमाम जगहों पे उन्होंने वहाँ बातचीत की, लोगों को संबोधित किया। कई तरह के लगातार, अब देखिए, जो भी चाहे उनकी शैली हो, उनकी भाषा हो, उनका भाषण हो, उस भाषण का कंटेंट हो, जिन लोगों से सीईओ से उन्होंने 11 सीईओ से जो नाश्ते पे मुलाकात की और इसके अलावा 6 और बिजनेस लीडर्स से मिले, तो ये तमाम चीज़ों से निकल के क्या आ रहा है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको हम बता दें, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं और हमारे साथ डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी आयोग के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अदीब साहब, शकील साहब। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। सबसे पहले अदीब साहब आपसे शुरुआत करते हैं। हालांकि आपने कहा कि आपने जब बात कर रहे थे आपने टीवी नहीं देखा, लेकिन अखबार जरूर पढ़ा होगा। 4 दिन के बाद जो कुछ खबर अब तक आपके पास आई है, किस तरह से इस 4 दिन के बाद अमेरिकी यात्रा को देखा जाए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासभा का संबोधन भी सम्मिलित है? आपने जो अभी बात शुरू की वो बिल्कुल बुनियादी बात है। अब जो आज जो बिजनेस शुरू हुआ है वहाँ असली मुद्दा है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका की पावर से हमारी हिंदुस्तान की पावर कैसे अपने को निगोशिएट करती है जी, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है जो आज से शुरू हुआ है। इससे पहले बहुत कुछ जो आपने अभी बयान किया, मोदी साहब के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि वो बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं। वो इवेंट होते रहे, अपना हल्ला गुल्ला होता रहा, जो उनका एक शैली है। तो इवेंट में तो हमारे देश का क्या मिलना है ये तो उससे नहीं तय होना था जी। जहाँ तक यूएन में उनकी स्पीच का ताल्लुक़ है, वो स्पीच एक बैलेंस स्पीच है जो प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान के देनी चाहिए थी। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी शख्सियत इस वक्त हो गया है दुनिया की नज़र में, जिसकी पहुंच पूरी दुनिया में पहुंचती है और लोग देखते हैं जी। तो मैं समझता हूं कि वो स्पीच उनकी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो होनी चाहिए थी वही स्पीच उन्होंने दी है। रहा जो मेडिसन स्क्वायर में और दूसरी जगहों पे जो कुछ हुआ, वो वहाँ आप जानते हैं अमेरिका में मेरा बहुत वक्त गुजरा है, हर गली कूचे में कोई न कोई गुजराती वहाँ मौजूद है। गुजराती एक ऐसी कम्युनिटी है जो आज से नहीं सैकड़ों साल से जी हिंदुस्तान से बाहर जहाँ भी 2 रोटी मिली वहाँ चला गया। अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, एक बहुत बड़ी तादाद गुजरातियों की वहाँ की बिजनेस में है, जो अखबार बेचते हैं, जो मोटेल्स की बिजनेस है, जो छोटे छोटे ढाबे हैं, और उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों का। बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी गुजरात की वहाँ रहती है जी। उन लोगों ने अपने गुजरात के प्राइम मिनिस्टर को देखने की वजह से एक बहुत बड़े जश्न किए, इवेंट किए, एक डिस्प्ले किया। उससे हमारे कंट्री का क्या लेना देना है वो मेरी समझ से वो आपको इससे क्या मैं समझता हूँ कि जो अब हमारा जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ होने जा रहा है, ये अगले दिन 2 दिन के अंदर आज और कल वहाँ बात निकल के आएगी। वहाँ क्या बात होती है, क्या बात निकल के वहाँ आती है? हमारी हम क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं अमेरिका से, जी, वो खुल के जब आएंगी। शकील साहब कैसे देखते हैं 4 दिन के इस यात्रा को? 5वां दिन कल शुरू होगा। देखिए, अमेरिका की यात्रा अपने आप में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि वही अमेरिका है जिसने वीज़ा देने से इनकार किया था जी, और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने निमंत्रण दिया। तो ये सब चीज़ें उसके पृष्ठभूमि के साथ है। जैसे अदीब भाई हमारे कह रहे थे कि आज से कुछ होगा, वो एक महत्वपूर्ण है।
मुल्क के लिए बहुत सही है, लेकिन इसकी जो पहले के जो इवेंट्स हुए हैं वो भी महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि है वो भी महत्वपूर्ण, पृष्ठभूमि इस बातों को लेके है। और दूसरी बात यह है कि एक इंटरनेशनल लीडर की हैसियत से अपनी छवि को निखारने की कोशिश की जा रही है जो नरेंद्र मोदी जी की, उसको अच्छा है। मुल्क की एक अच्छी, हिंदुस्तान की एक अच्छी शक्ल पूरी दुनिया के सामने आएगी, तो उस सबका हिस्सा है, उसको हम किसी तरह से इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से कल मेडिसिन स्क्वायर पर भी जो उनकी तकरीर एक्सटेम्पोर्ड हुए, ठीक है, वो एक हम समझते हैं अमेरिका के कोने कोने से जो इंडियंस जी दुनिया सैकड़ों सालों से वहां रह रहे हों, 10-20 साल से हों, 5 साल से हों, 4 साल से हों, जो भी थे भारत मूल के लोग, वो जुटे वहां पर और उनको लगा कि एक प्राइम मिनिस्टर को हम हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से स्पीचेस करते हुए देखते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा लेते हुए देखते हैं, उस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को हम अमेरिका की जमीन पर सर देख रहे हैं जी। तो नेचुरल है, उससे एक माहौल बना। रिजल्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें एक मनोबल लोगों में बढ़ा लोगों का, और वहां वो पृष्ठभूमि वो भी है जो एक तरफ अमेरिका ने इनकार किया था वीजा देने से, उसका तो लोगों को ये लगता होगा कि जिसको आपने इनकार किया उसको आपने बुलाया, आपने इस तरह से स्वागत कराया, तो वो एक आत्मविश्वास जो वहां के हिंदुस्तान के लोग हैं उनको आप ये कह रहे हैं कि उनमें एक घटना है जो दुखद लगता है या गलत लगता है हमको उसमें, कि वो साथ साथ उन्होंने, उनके कोर्ट ने सम्मन भी समा दिया। हमको लगता है कि ये जो अमेरिका में जो उनके एक अदालत ने उनको सम्मन दिया, वो ये सही नहीं लगता है जी। चलिए धर्मानी जी, 4 दिन के बाद इस यात्रा के, हम हालांकि जब वो गए थे तब भी आप प्रोग्राम में थे, आज 4 दिन के बाद मेडिसन स्क्वायर पे जो भाषण हुआ उसके बाद इस यात्रा का आकलन अब 4 दिन के बाद आप कैसे करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने एड्रेस किया और हमें लगता था पड़ोसी मुल्क जो हमारा पाकिस्तान है जी, वो जिन जिन मुद्दों को उठाएगा वो मुद्दे उठे, लेकिन एक मतलब जिसे कहते हैं ना सफल कूटनीतिज्ञ या राजनयिक के रूप में उन्होंने बिल्कुल उस बात का उल्लेख किए बिना आतंकवाद को अपने पूरी की पूरी स्पीच में केंद्रित किया और विकास को लेकर जिस प्रकार का उन्होंने भाषण दिया जी, मैं समझता हूं कि वो यूएन असेंबली में दिया गया भाषण अपने आप में एक स्टेट्समैन द्वारा दिया गया भाषण कहा जा सकता है, जिसने वहां बैठे हुए ही नहीं पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्षों को प्रभावित किया। जो कुछ उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बातें कहते हुए सारी चीज़ों को समाप्त किया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा रिसेप्शन भारतीय प्रधानमंत्री को मिलने के बाद जी, जिस प्रकार वहां पर जो आपने कल का जिक्र किया, स्पेशल ट्रेन्स चलना, स्पेशल बसेस चलना और किस प्रकार वहां खचाखच भरा हुआ वहां का स्टेडियम था, और जो इस प्रकार का आज तक किसी भी नॉन यूएस पॉलिटिशियन को वहां पे रिसेप्शन नहीं मिला जी। ये वहां के जितने भी लोग हैं वो बताते हैं, कोई 46 साल से वहां पर है, कोई 45 साल से है, कोई 35 साल से है, सब ये बोल रहे थे कि हमने आज तक ऐसा नहीं देखा जो आज हम दृश्य देख रहे हैं। मुझे लगता है इससे हमें अपने आप को खुशी होनी चाहिए थी। मैं इस बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार कल का भाषण मैंने तो खुद सुना, 1 घंटे से भी ज्यादा का भाषण था और उसमें लगभग उन्होंने ऐसे सभी मुद्दे उठाने का प्रयास किया जो एक पॉलिटिशियन को या एक राष्ट्राध्यक्ष को विदेशी धरती पर बसे हुए अपने देश के नागरिकों के समक्ष उठाने चाहिए, क्योंकि वो वहां पर एक बहुत अहम एजेंडे के साथ गए हैं कि जो मुद्दे या जो प्लान वो इस देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो उनका सबसे प्रिय प्लान है गंगा को सफाई करने का प्लान, उसमें जो पैसा लगने वाला, जिस प्रकार उन्होंने उसका जिक्र किया, जिस प्रकार क्लीन ड्राइव का जिक्र किया, क्योंकि जो चीजें उनको क्लोज लगती हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को क्लोज लगती हैं, उनका उल्लेख किया। किस प्रकार के यहाँ के कानूनों के जो एक जाल है उसको किस तरह वो ईज करना चाह रहे हैं, किस प्रकार कानूनों को कम करना चाह रहे हैं, किस प्रकार कॉम्प्लिकेशन कम करना चाह रहे हैं,
ये सारी चीजें उन्होंने एड्रेस की हैं और मुझे लगता है कि उसका जो रिस्पांस उनको मिला है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूं कि अगर मैं ये याद करूं कि हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने शिकागो के अंदर, आज भी लोग याद करते हैं कि क्या कहा। अगर आप स्वामी विवेकानंद का नाम याद करें तो उनका नाम नरेंद्र नाथ था जी, उनको नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बने। ये मोदी जरूर है लेकिन इनका नाम भी नरेंद्र है, शायद दूसरा नरेंद्र गया है और उसने एक, मैं आपको बता रहा हूं, इट विल गो इन हिस्ट्री, मतलब एवरीबॉडी विल गो इन हिस्ट्री एंड व्हाट दैट वी विल सी। बट अभी राइट नाउ एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तो कोई उपाय एक बार फिर से स्वागत है। हम इससे पहले सुन रहे थे, ब्रेक से पहले, भूपेंद्र धर्मानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो कह रहे थे कि उनका एक एजेंडा था, उनका एक प्लान था, वो गंगा सफाई की बात की, क्लीननेस ड्राइव की बात की, और जो रिस्पांस था वो बहुत ही बेहतर था। इससे पहले कि हम अवधेश जी के पास हैं, पुष्पेंद्र, 4 दिन के बाद की यात्रा का आकलन अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जब तक ये न्यूयॉर्क के जो 3 बड़े उनके प्रोग्राम हैं और उनको अगर आप देखें तो जो उसमें सबसे सीरियस था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसमें देश की चिंताओं को उनको बताना था, दुनिया के सामने क्या संकट है, तो जो पहले जो दोनों हमारे साथी लोग बोल चुके हैं, मैं समझता हूं कि उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं थी। हम यूएन जनरल असेंबली का उनका भाषण अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा किसी मुल्क के सेंट्रिक नहीं था। जनरली जो है वो भाषण किसी एक मुल्क के साथ सेंट्रिक हो जाता था, और इस बार ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुनिया में, चाहे यूरोप का हिस्सा हो, चाहे वेस्ट एशिया का मामला हो, चाहे गल्फ का मामला हो, चाहे IS का जो नया अभी आतंकवादी ग्रुप है, चाहे अलकायदा का मामला हो, उन तमाम सारी चीज़ों को एड्रेस किया। और उससे एड्रेस करने से लगता है कि आप सिर्फ अपने हिंदुस्तान को हमें सीट मिलनी चाहिए, या हिंदुस्तान की कश्मीर की समस्या है, या पाकिस्तान समस्या है, या चीन समस्या है, इससे बाहर निकल के मैं समझता हूं पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर बोला। और उससे लगता है कि उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने अपना तारुफ कराया कि मैं वो नरेंद्र मोदी हूं जो कभी एक मुख्यमंत्री था, अब भारत का प्रधानमंत्री हूं, और मैं अब दुनिया के बारे में सोचता हूं, दुनिया की चीजों को समझता हूं, उसके समाधान का कोई रास्ता निकालने की बात करता हूं, और हर छोटे बड़े मुल्क को साथ लेकर चलने की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब यूएन रिफॉर्म की बात की तो उन्होंने कहा कि आप तमाम सारे लोगों को, उनकी सेनाओं को, उनके लोगों को आप तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नहीं होती किसी उसमें। तो एक ओवरऑल अगर हम देखें कि इस 3-4 दिन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें सबसे जो सीरियस जो उनका भाषण था, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग कंटेंट थे उनके, वो यूएन जनरल असेंबली का था। उसके बाद सेंट्रल पार्क में वो तमाम टीनेजर से, स्कूल के लोगों से जिस भाषा में मुखातिब हुए, वो भी उस तरीके से कनेक्ट कर पाए। और जो कल उनका भाषण 90 मिनट का हुआ है, उसमें उन्होंने प्योर जो वहां NRI हैं या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनसे वो बात कर रहे थे। तो वो जिस शैली को समझते थे, जिस भाषा को समझते थे, उस अंदाज में हुआ। और वो इस तरीके से एक प्रोग्राम, आप जो जिसने भी ऑर्गेनाइज किया वो एक अलग दीगर बात है, लेकिन उस पूरे प्रोग्राम के अंदर भी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की सोच है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ के मूल्य हैं, उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की। और उन NRIs के मन के अंदर भी भारत के प्रति और देशभक्ति की किस तरह से जगाने की उन्होंने कोशिश की, और उनका कैसे भागीदार वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बने, रिफॉर्म में बने, डेवलपमेंट में बने। और खासतौर से गंगा को लेकर के उन्होंने जो वहां क्लिप भी दिखाई, उससे भी ये लगता था कि उनकी भागीदारी के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। ये बात भी उन्होंने सच्चाई से स्वीकार की कि सिर्फ भारत के अंदर सरकार कोई पुल बना देगी और सरकार कोई सड़क बना देगी तो हम, सरकार ने सारी ठेकेदारी है विकास की, ये भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा उस डेवलपमेंट को उन्होंने जन आंदोलन बनाने की बात की, और उस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांधी जी ने जो है आजादी को जन आंदोलन बना दिया था, उसी तरीके से विकास को बनाना होगा। वो ये भी समझ रहे हैं कि भारत सरकार, आज जो भी सरकार यहां है या इससे पहले थी, सब कुछ उसके पास नहीं है, इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि सब कुछ आप सरकार ये वो तमाम बातें हैं पुष्पेंद्र, वो तमाम बातें हैं जो 4 दिन में उन्होंने कही। लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा दिलीप जी, मैं जी, जो गांधी जी का भी इन्होंने उल्लेख किया, आप ये देखिए गांधी जी को उन्होंने जोड़ा कैसे, कि गांधी भी विदेशी NRI थे
और बैरिस्टर बहुत अच्छी जीवन जी सकते थे। इस देश को आजाद करवाने के लिए वो सब कुछ छोड़ जी बिल्कुल। तो जो उनका कनेक्ट है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत अपीलिंग रहा वहां पर, और उसी का कारण ये तो ठीक है इसमें। लेकिन अब जो सवाल है कि आपने अच्छे भाषण दिए, बहुत अच्छे भाषण दिए, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे से सुने, लोग ने वाह की। अवधेश जी, उसके आगे क्या है? उसमें उससे इस भाषण से हुआ क्या वहां पे अमेरिका में? 4 दिन में क्या कर पाए नरेंद्र मोदी? देखिए, आप चूंकि 4 दिन के कार्यक्रम का विश्लेषण कर बिल्कुल रहे हैं, अभी 4 दिन पर तक ही हमसे मिले। तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे से उतरने से लेकर न्यूयॉर्क स्क्वायर होटल तक के कार्यक्रम, फिर उसके बाद उनकी बान की मून से मुलाकात, अन्य नेताओं से मुलाकात, फिर यूनाइटेड नेशन का संबोधन, फिर वहां जो ग्लोबल सिटीजन्स का रॉक था उस रॉक में जाना, और अंत में मेडिसन स्क्वायर गार्डन का वो रॉक, और फिर आज मुलाकात। इन सबको मिला के देखना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। तो वो एक अब आप देख लीजिए और एक क्रम बनाइए सबका। मैं तो निष्कर्ष आएगा कि मोदी और उनकी टीम ने यात्रा को सुसंबद्ध तरीके से नियोजित किया था। जो कुछ बोलना है उसकी पूर्व तैयारी की थी, उसके प्रभावों की विवेचना की थी, तथा उसमें अपने संपर्कों को पूरी तरह झोंक दिया था। ये नहीं कि पहले से मैंने हम जा करके अदीब साहब अभी कह रहे थे कि बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। नहीं, वो कहना ऐसा है कि इवेंट मैनेजर हम हो आप भी वही कह रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जी कि जो कुछ हमको बोलना है या करना है उसको श्रेष्ठतम तरीके से, जी, उसको प्रभावी तरीके से जहां तक पहुंचाना है उसको कैसे पहुंचाएं और प्रभाव छोड़े, उसके लिए अगर बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत है तो उसमें समस्या नहीं है। मैं सवाल है कि आपने पहुंचाया क्या? आपने अच्छे भाषण दिए, आपने अच्छी अच्छी बातें की, पहुंचाया क्या? इस 4 दिन में आपने क्या कन्वे किया है कुल मिलाकर के? जी, मैं आपसे इसको दूसरे रूप में पूछता हूं। नहीं, अब मैं जवाब सवाल, हर सवाल के सवाल में ही जवाब निहित है जी, कि क्या भारत का एक भी नागरिक या दुनिया में जिसने मेडिसन स्क्वायर को देखा होगा आने वाले लंबे समय तक उस कार्यक्रम को भुला पाएगा? ये एक कसौटी हो सकती है उसके नरेंद्र मोदी के यात्रा के मूल्यांकन का। तो आपका भी उत्तर होगा, मेरा भी होगा, शकील जी का भी होगा, अदीब साहब का भी होगा, और इन दोनों साथियों का होगा कि वाकई उसको भुलाया नहीं जा सकता है। वो एक नए, इसके पहले कभी हमने देखा है कि किसी नेता के कार्यक्रम के पहले उस प्रकार के इवेंट हो? तो ये भारत का देश के बाहर पहला पॉलिटिकल रॉक कंसर्ट था वो। और ये आपने नए टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आप इजाद कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रॉक कंसर्ट। हमने अपने फेसबुक पर रात ही लिखा है जी, ये रॉक कंसर्ट था। आप सोचिए, सियासी रॉक कंसर्ट था एकदम। उसमें नरेंद्र मोदी को मैं कहूंगा कि उसने रॉक किया है नरेंद्र मोदी ने जी, पूरा हिला दिया है। नेता अगर अमेरिका की भूमि पर जाके कहता है कि हम अपने युवाओं की बदौलत, अपनी प्रतिभा के बदौलत, अपनी संकल्प की बदौलत, अपने प्रवासी भारतीयों के बदौलत विश्व का इस सदी में नेतृत्व करेंगे, तो यह एक प्रकार से चुनौती है। अगर वो कहता है कि हम इसके बदौलत तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी, तो वो चुनौती है। तो प्रभाव जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है दुनिया में। अभी आप ये कह रहे हैं कि जितना उनका भाषण है, जो रॉक स्टार बन के, जो अमेरिकन मीडिया ने भी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में मैं देख रहा था कि उसमें भी उनको कहा है कि रॉक स्टार मोदी, तो आप भी कह रहे हैं कि रॉक स्टार पॉलिटिकल इवेंट वहां पे उन्होंने किया। जो मुझे याद है, देखिए प्रमोद, लेकिन जो इसको प्रमोद महाजन, एक बार बहुत पहले की बात है, मिले कि बोलो ऐसा है कि ये कभी ऐसा अगर हो कि पहले कविता कृष्णमूर्ति का गाना हो, फिर उसके बाद हेलन और फलाने का डांस कराया जाए, और उसके बाद अटल जी का भाषण हो, तो कैसा कार्यक्रम होगा? वो मुझे याद है, हम लोग बैठे हुए तो बता रहे थे। तो उसी का एक दूसरा रूप हमने वहां देखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इसलिए ये पहली हमारा मेरा जो सवाल है, शायद मैं आपको सवाल, एक भारतवासी का अगर गर्व से सीना फूल रहा है, अगर भारतवंशी दुनिया के मैंने पहले ही कहा, भारत जाके काम करना है, तो इससे बड़ा प्रभाव और परिणति आपको क्या चाहिए? मेरे अपने दर्शक के लिए या जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसके मैं सिर्फ जो समझना चाह रहा हूं, और आपके जरिए और हमारे तमाम जो पैनलिस्ट उनके जरिए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इन 4 दिनों में मोदी ने अमेरिका के 4 दिनों की यात्रा में क्या दुनिया को, या अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं या जो लोग भी उनको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दिया है? क्या वो कहना चाहते थे, चाहे वो अच्छे भाषण के माध्यम से हो, चाहे
रॉक कंसर्ट के माध्यम से हो, चाहे जिसको आप एक कह रहे हैं कि रॉक पॉलिटिकल जो कंसर्ट था उसके माध्यम से, उन्होंने कहा क्या है, क्या किया है? यूनाइटेड नेशन स्पीच पर हम लोगों ने आपके यहां चर्चा की थी जी, वो हमने नहीं, लंबे समय में किसी भी व्यक्ति ने दुनिया के सामने एक बदलाव का एजेंडा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से नहीं रखा था। ठीक है कि आपको जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, और वो जीवन शैली भारतीय परंपरा से निकलती है, जिसमें प्रकृति के साथ भी संबंध की बात है, जिसमें आत्म संयम की बात है। आप ये कह रहे हैं कि वो दुनिया में बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि असर इस प्रकार से होता है, भाषणों का असर। फिर यूनाइटेड नेशन में बदलाव का जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक प्रकार से कि भैया क्या हम 80 और 100 के हो जाएंगे तब मूल्यांकन करोगे, कि 70 वर्ष में करोगे, कि हम यहां तो एकजुट होने के लिए बैठते हैं और निकलते हो तो सब अलग अलग होकर के सोचते हो कि इनको लाभ होगा तो हमको हानि होगी, और हमको हानि होगी तो लाभ होगी, तो पूरा विश्व एक कैसे होगा? इसलिए विचार करोगे पूरा विश्व एक कैसा होगा। और 2 और 3 लोगों की ठेकेदारी आतंकवाद विरोधी युद्ध में नहीं है। एक प्रकार से अमेरिका पर भी एक प्रकार से करारा चोट था, और उसने बता दिया कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका यूनाइटेड नेशन अप्रासंगिक हो जाएगा, कुछ देशों के निर्णय दुनिया पर नहीं थोपा जा सकता है। तो ये जो असर आपके दुनिया में बदलाव के संदेश दे रहे हैं। जैसे पंडित नेहरू ने एक समय भारत को लीडरशिप में खड़ा करने के लिए निर्गुट लाया था, कि हम उसी प्रकार से इस भाषण का असर ये होगा। और कल मेडिसिन स्क्वायर में जो बोला है कि आने वाले समय में भारत उन सारे देशों का नेतृत्व कर सकता है, और मोदी उसके लीडर हो सकते हैं, जो अमेरिकी एक एकल वर्चस्व वाली दुनिया से परे होकर के, या चीन जैसे जो वर्चस्व स्थापना। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन को चुनौती देने के लिए भारत की किसी को चुनौती नहीं दिया है, लेकिन एक आवाज ऐसी है जिससे दुनिया उसकी ओर खींचे। चलिए अदीब साहब, आपके पास वापस लौट के आते हैं कि 4 दिन की यात्रा का जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दुनिया में बदलाव के उन्होंने संकेत संदेश भारत की तरफ से दिया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि एक देश की जो दादागिरी है, या कुछ देश मिलकर जो अब दुनिया पे अपनी राय थोपना चाहते हैं, वो स्थिति बदलनी होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें स्थिति बदलनी होगी। आपको दुनिया के और देश जो है और मुल्क जो है उनके लिए भी सोचना होगा। ये कुछ ग्रुप बना के आप काफी कुछ उन्होंने कहा कि जैसा जो कह रहे हैं कि बहुत लोडेड है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यूएन की जो तकरीर थी वो एक स्टेटमेंट या जो मेडिसिन स्क्वायर की बात कर रहे हैं अवधेश जी। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैं अमेरिका से 50 साल से आता जाता हूं, मैंने बहुत वक्त लगाया। मैंने अमेरिका में वो दौर भी देखा कि हम हिंदुस्तानियों को कुछ ऐसे मुल्कों का आदमी कहते थे जहां सांप सड़कों पे चलते हैं, सड़कों पे शेर और चीते घूम रहे हैं, यह एक अजीब कॉन्सेप्ट था। फिर अमेरिका को उस दौर में भी देखा, यानी पिछले साल मैं यूएन में खुद गया था, और मुझे यह शर्फ हासिल है कि वहीं बोला था जहां मोदी जी बोल के आए हैं, वहां उसी स्टेज पे मैं भी बोल के आया, उसी सेशन में बोल के आया। उस वक्त मैंने देखा कि अमेरिका में एक बेचैनी थी हिंदुस्तान के लिए कि किसी सूरत से हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। मुश्किल यह है कि हमने अपनी पावर का अंदाज़ा किया नहीं यहाँ बैठकर, जो मोदी कर रहे हैं आज। नहीं, जो हम लोग समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं जिस तरह से मीडिया का प्रोजेक्शन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे आज तक हो, या जितने भी बड़े चैनल के लीडर्स हैं सब वहाँ बैठे हुए हैं, वो ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज तक वहाँ कोई गए ही नहीं। पहली बात, अब पहला आदमी गया है जिसने जाके वहाँ डंका बजाया है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि पिछले साल यहाँ के मीडिया ने खामोशी रखी, क्योंकि यहाँ सिस्टम यह है कि देखिए जो यूएन में जो आज बहस हुई है, सारे लीडर्स करेंगे, इस पे जो फैसले होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेकंड टीम जाती है हर कंट्री की, टू इम्प्लीमेंट दैट पॉइंट्स विच हैज बीन डिस्कस इन द यूनाइटेड नेशन। उसमें मेरे सहयोग से मैं भी गया था और मुझे उसकी क़यादत करने का मौका भी मिला। तो उस वक्त मुझसे लोगों ने कहा कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर गया हिंदुस्तान का, यानी मनमोहन सिंह, तो कहा कि कैनेडी एयरपोर्ट से लेकर और यूएन के ऑफिस तक अमेरिका की तारीख में पहली बार सड़क रोक दी गई। वहाँ सड़क नहीं रोकी जाती, 4 लेनें होती हैं और कोई भी आदमी जाए, जैसे हिंदुस्तान में सड़क रुक जाती है, जैसे सड़क रुक जाती है, एक मिनट अवधेश जी, जैसे सड़क रोक दी जाती है हिंदुस्तान में, वहाँ नहीं रोकी जाती थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि लास्ट ईयर हमारा जब प्राइम मिनिस्टर गया,
हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत आज दुनिया में इतनी बड़ी है, दुनिया हमारी तरफ निगाह देख रहा है। ये आपकी समझ में, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है, और उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, इसलिए कि मीडिया मैनेजमेंट या इवेंट मैनेजमेंट नहीं था। ये सब कुछ पिछले साल भी हुआ था, और इससे पहले ये भाषण पिछले साल भी हुआ था। नहीं, पिछले साल जब ऐसे लोगों से पिछले साल भी मिले थे, CEO से पिछले साल भी मिले थे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो हमारे कंट्री की जो हैसियत करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कंट्री की जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने की आप आवश्यकता सुन है। लीजिए, मैंने आपसे एक जुमला कहा कि मैं मोदी साहब को बेस्ट इवेंट मैनेजर दुनिया का समझता हूं। उसको अवधेश जी ने बड़े अच्छे लफ्जों में कुछ और कहा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि मेरे हिंदुस्तान की हैसियत दुनिया में है नहीं। मैं अगर आप मुझसे कहें, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल अमेरिका और यूरोप में गुजारे हैं। मैंने वो पूरा दौर देखा है कि जब हम हिकारत से, नफरत से देखे जाते थे, हिकारत और नफरत को आत्मविश्वास में बदलने की आज हमारी हैसियत अमेरिका में और है। और मोदी साहब का जश्न या जो भी उनकी इज्जत है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर करना दुनिया की किसी पावर की हैसियत नहीं है आज। किसी पावर। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो हमारे जिस हिकारत की नजर से हम देखे जाते थे शकील साहब, आज उस आत्मविश्वास को दुनिया भर में जितने भी लोग बैठे भारत के मूल के हैं, उन सबको उस आत्मविश्वास, मनोबल वो देना कि आप जो है अब उस देश के निवासी हैं, जिस देश में वो प्रतिभा है, टैलेंट है, वो साधन है कि उन्होंने जितने कल, चाहे वो 21st सेंचुरी एशिया की होगी, भारत उसको लीड करेगा, वो सांप और सपेरों का नहीं है, वो माउस पे चलता है। ये तमाम चीज़ें जो हमारी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिमांड है, वो हमारी शक्ति है, हम मंगलयान पे पहुंचने में हम कितना कम खर्च में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो उन्हीं हिंदुस्तानियों को जो विदेश में है, उन्हीं से बात कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं वो ना सिर्फ एक हिम्मत और मनोबल की बात था, मोटिवेट कर रहे थे, बल्कि उनको भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके साथ जोड़ने का प्रयास भी कर रहे थे। नहीं, सही आपने कहा। मोदी जी ने भारत की सही तस्वीर वहाँ पेश की। नेचुरल है कि ये तस्वीर सिर्फ अकेले मोदी जी ने तो बनाई नहीं है, भारत के सब लोगों ने मिलके, भारत की जनता ने मिलके इसको बनाई है, भारत की विभिन्न सरकारों ने ये ताकत बनाई है। और अभी तो मोदी जी का 100-125 दिन बीता है, लेकिन उसको उस ताकत का फायदा, अंदाजा दिलाना, आपके ताकत, उस प्रतिभा को दिखाना, और उसका फायदा उठाना, जिसको मैनेजमेंट की बात जो की जा रही है, हम समझते हैं वही है। और हम समझते हैं कि ये सक्सेस भारत के हित में है कि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपनी शोहरत का, अपनी क्वालिटी का यूज करके दुनिया में देश की ताकत का, देश की प्रतिभा का, देश के संसाधन का, देश की आप जो हिम्मत से मुराद में ये नहीं कह रहा ना, मोदी जी सिंबल ऑफ द देश है ना, बिल्कुल। इसलिए मुल्क मैं जो वो अपना बोल रहा हूं, अपने से मुराद ये देश है कि वो उन्होंने जो कोशिश की है, ये अच्छी कोशिश है, अच्छा प्रयास है, इसके अच्छे नतीजे आएंगे। कब आएंगे इसके अच्छे नतीजे कब आएंगे? जब हम मोदी जी के आने के बाद उस पर कुछ अमल चलिए बिल्कुल। धर्मानी साहब, अगर हम इसके नतीजे की बात करें, जो बात उन्होंने 4 दिन वहां पे, चाहे वो अमेरिकन मूल के लोग हों, चाहे वो हिंदुस्तानी मूल के लोग हों, चाहे वहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठे दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो फिर बिजनेस CEO हों, या फिर वहाँ के यंगस्टर्स हों, मेडिसन स्क्वायर के लोग हों, सेंट्रल पार्क में लोग सुनने आए हों, इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें आपको साफ साफ ऐसी कोई तस्वीर जिससे कि भारत की जो प्रतिभा है, जिसको उन्होंने कल, भारत का जो टैलेंट है, संसाधन है, यहाँ की जो ताकत है, जिसको उन्होंने कल एहसास कराने का प्रयास किया इन 4 दिनों में, जो कह रहे हैं कि इसको जमीन पे उतारने का, इससे नतीजा निकलते हुए आपको दिख रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा का परिणाम आने में समय तो लगता है, बिल्कुल। और कल जो कुछ उन्होंने परीक्षा दी है, वो सामने नजर आ रहा है कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेने के लिए आगे बढ़ रहा है जी। और जो कुछ उन्होंने वहां पे कल कहा, आप देखिए किस तरह वहां की जनता पगलाई हुई थी उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। कारण ये था कि मोदी को जिस प्रकार उन्होंने यहां पर काम किया है, उससे वहां के लोग
क्योंकि जिस प्रकार टीवी चैनल्स इंटरव्यू ले रहे थे कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हियर इज ए मैन हु वांट टू डिलीवर समथिंग। भरोसा है, लोगों ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी में भरोसा है कि ही कैन डिलीवर। जितने लोगों के टेलीविजन के जो भी मेरा ये कहना है कि वहां पर जो जनता आई थी वो ऐसी जनता नहीं थी कि उसको कोई बसों में भर के ले आया या यहां पर वहां पर वैसे गैदरिंग हो गई। वो जानबूझकर खुद उनको देखने के लिए, उनसे सुनने के लिए, उनको जो अपेक्षाएं थी वो सुनने के लिए। अब जैसे आप देखिए कि वर्षों से पड़े हुए लंबित जो वीजा के मामले थे, किस प्रकार उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट की है, उससे वहां का क्या रिस्पांस था, किस प्रकार उन्होंने गंगा को लेकर उनकी पार्टिसिपेशन के लिए जब एड्रेस किया, किस प्रकार का वहां रिस्पांस था। मुझे लगता है कि एक एक बिंदु पर उन्होंने चीजों को जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ के महापुरुषों को, वहां जो विदेशों में रहकर वापस आए, यहां पर कंट्रीब्यूट किया, उससे जोड़ने का प्रयास किया। और वहां के लोगों ने कहा कि हम वास्तव में जो मोदी कहेंगे उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी हिंदुस्तान में निवेश करेंगे, हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अपना धन लगाने की मानसिकता के धन से काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो कुछ मोदी ने वहां एड्रेस किया है, इसका इंपैक्ट आप तात्कालिक कैसे चाहेंगे। आखिर कम से कम जो एग्जाम देने गया हुआ है, वो एग्जाम देने के बाद परीक्षार्थी वापस तो आए, उसको कोई महीना तो दें कि वहां से क्या रिस्पॉन्स हुआ है। मुझे ये लगता है कि आप देखेंगे कि ये विजिट एक बहुत बहुत बड़ा सी चेंज हमारे कम से कम। अरे अभी तो डिबेट भी तो विजिट पर कर रहे हैं, रिजल्ट पर तो कर नहीं रहे हैं। डिबेट तो विजिट पर कर रहे हैं, रिजल्ट पूछ रहे हैं। पुष्पेंद्र, जो चीजें नरेंद्र मोदी ने 4 दिन में जितनी भी बातें उन्होंने कही है, चाहे अगर इसका एक नतीजा देखा जाए, जिस तरह से लोगों ने, जो टेलीविजन पे हम देख पाए हैं, जितना भी देख पाए हैं, लगातार जो लोग वहां आए थे, वो जिस जोश से नरेंद्र मोदी के, जब उन्होंने कहा कि जब आप हिंदुस्तान में एयरपोर्ट पर उतरते हैं, और जैसे उन्होंने रोका तो किस तरह की वहां पे कि उनको क्या चाहिए इनको पता है। तो जो एक्सपेक्टेशंस भी हैं वहां पे लोगों के, उन्होंने जितने लोगों को एड्रेस किया, वहां हर जगह पे उन्होंने एक उम्मीद को खड़ा किया है। देखिए, जो बात आप, मैं समझता हूं काफी देर से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिन की यात्रा के बाद भाषण हो गए, तमाम सारी बातें हो गई, रिजल्ट क्या है? नहीं, रिजल्ट नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कह गए हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, जहां यूएन जनरल असेंबली में जो बातें उन्होंने कही हैं, उसका असर इस बात पे पता चलेगा हमको कि क्या यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो कुछ उन्होंने आतंकवाद के ऊपर एक रेजोल्यूशन की बात की है, क्या आईएसआई और अलकायदा के ऊपर जो बात की है उस पर अमेरिका की क्या रिस्पांस हो सकती है, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात है उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका हमें इंतजार करना होगा। जहां बात आप कल की बात जो कह रहे हैं, जिसमें लगातार उन्होंने कहा कि साहब वो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो एनआरआईज के साथ कहा। अब अगर हर कोई एनआरआईज जो हिंदुस्तान से वहां गया है वो इसलिए नहीं गया है, ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हर हिंदुस्तानी जो यहां से विदेश गया है वो इसलिए गया है कि यहां भी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उससे आगे जाना चाहता था। इसमें बहुत बड़ी तादाद ये भी है कि इस देश की व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, उस सिस्टम से कहीं मायूस होकर भी गया है। वो बार बार जो बात ये कह रहे हैं कि साहब आप आइए, अब मैंने कानून बदले हैं, आप आइए, मैंने एयरपोर्ट पे चीजें ठीक करने की कोशिश की है, उसमें भी उनको अभी और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर उतारनी होगी, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो पीस का मामला हो, चाहे और दूसरी चीजें हो। जब तक ये नहीं होंगी, जो तमाम एनआरआईज हैं, ऐसा नहीं है कि वो पिछले 50 साल से हिंदुस्तान विजिट नहीं कर रहे हैं या हिंदुस्तान आ नहीं रहे, हर एनआरआई हर 2-4 महीने में आता है। तो हिंदुस्तान की यहां जमीनी हकीकत क्या है कि यहां बिजली की समस्या है, यहां सड़कों की समस्या है, यहां पानी की समस्या है, यहां करप्शन की समस्या है, यहां रेड टेपिज्म की समस्या है। ये जो तमाम वादे उन्होंने किए हैं कि ये सब मैं दूर कर रहा हूं, मैंने ये कानून बदल लिया, मैंने ये लेकिन वो जमीन पे उतरेंगे तभी वो एनआरआईज भी आएंगे। तो इतना टाइम उन्हें दिया जाना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और कुछ कुछ उन्होंने वही तत्काल तौर पे कहा कि लीजिए साहब मैंने आपको जो है जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको आजीवन वीजा दे दिया। कुछ बातें उन्होंने कही हैं, कुछ बातें उन्हीं लोगों को यकीन करनी होंगी जिनसे वो वादे कर रहे हैं। अब अगर उसमें से 2 महीने बाद लोग आते हैं, 4 महीने बाद लोग आते हैं, उनको लगता है हालात वैसे हैं, तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने भाषण तो दिया लेकिन जमीन पे उनको उतारा नहीं है। तो यह सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सामने है कि जब वो भारत लौटे तो जो वादे वो अपने भाई बंधुओं से करके आए हैं, अमेरिका से करने के आ रहे हैं, वहां की जो
जो सीईओस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, जो अमेरिका के साथ दूसरी बिजनेस की मामलात हो रहे हैं, उनके लिए क्या यहां माहौल वो हमवार बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं? पता चला आप इधर आते हैं, यहां एक दंगा हो जाता है, 15 दिन तक शहर में आग लग जाती है, पूरा शहर जल जाता है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की आपके यहां क्या समस्या है? आपके यहां सड़कों की क्या समस्या है? बिजली का मामला यह है कि आप 24 घंटे बिजली अपने देशवासियों को नहीं दे पा रहे, आप लोगों से कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री आके लगाइए। तो ये तमाम उनका टेस्ट है, इस टेस्ट में उन्हीं को जवाब देना, उनकी सरकार को जवाब देना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो कुछ कहा है उन्होंने वह अब 4 दिन तक, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसमें कोई इंपॉसिबल मामला नहीं है कि ऐसी बात कह दी है कि साहब हम कह तो आए हैं, खुश हो गए, तालियां बज गई और बहुत सारा टेलीविजन में आ गया। तो नरेंद्र मोदी नाम के एक शख्स को टेलीविजन की तालियां या लोगों को टेलीविजन में आना या इंटरव्यू या लोग लाइव दिखाना, यह शायद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस तरीके से जो उन्होंने कहा कि साहब मैं अहमदाबाद की बात उन्होंने कही और वहां वो जो है वो अगली बार जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का वहां सम्मेलन होने जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें नरेंद्र मोदी के भारत आने और उसके बाद इन तमाम चीजों को, हर्डल्स को दूर करने तक का समय देना होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो कुछ उन्होंने अभी तक 4 दिन तक कहा है उसमें भारत के पक्ष को, भारत की पूरी सभ्यता को, संस्कृति को लोगों से कनेक्ट करने के लिए इमोशनली उन्होंने जोड़ा। उन्होंने देशभक्ति की बात उन्होंने कही, उनके इन्वॉल्वमेंट की बात उनकी कही और उनको ऐसा लगा, क्या कहते हैं कि वो भाषण करते करते कुछ देर बाद तो ये महसूस होने लगा कि वो शायद जो है वो हिंदुस्तान के किसी शहर में बात कर रहे हैं। और जिस तरीके की रेस्पॉन्स थी उसमें भी वही रेस्पॉन्स जो हमने इलेक्शन के दरमियान लोगों को देखी। तो अब तक मैं ये मानता हूं कि 4 दिन का दौरा उनका हिंदुस्तान के नुक्ते नजर से कामयाब रहा। जहां उनको सीरियस बात करनी चाहिए थी, जहां उनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था यूएन जनरल असेंबली में, वो भी साफ हुआ। जहां उन्होंने कुछ मजाकिया अंदाज में, कुछ तंज में, कुछ जुमलों में जो बात करने का उनका अंदाज है, जहां उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, वो वहां भी वो कामयाब रहे और जिस लोगों से बात कर रहे थे वो उस बात का एहसास कर रहे हैं। अब वो एहसास जमीन पर कब उतरेगा वो भी नरेंद्र मोदी को साबित करना होगा। उसके लिए वक्त चाहिए और उनकी सरकार इस काम के लिए आगे कितना बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, यह बाद में तय होगा। जी अवधेश जी, चुनाव से पहले जब वो भारत में रैलियां कर रहे थे तो लोगों को लगातार उन्होंने वो चीज बताई कि अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनाव था, चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, देश और दुनिया में जा रहे हैं वो। जब अमेरिका में वो गए तो उन्होंने वहाँ पे भी जो वहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं जब उनसे बात कर रहे थे या जो आज सीईओ से उन्होंने बात किया तो वो एक चीज़ उनको भरोसा दे रहे हैं कि देखिए आप आइए हिंदुस्तान में, मेक इन इंडिया से लेके या तमाम तरह की जो भारत में आप निवेश करिए, ये सस्ता आपको यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ तमाम चीज़ें उन्होंने गिनाई और लोग भरोसा भी कर रहे हैं जो रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आपको पता है कि यहाँ स्थिति देश में उनको पता है कि क्या है। देखिए असल में इसको खंड खंड करके देखेंगे ना तो वो फिर सही निष्कर्ष नहीं आएगा जी। अब पूरे 4 दिन की यात्रा में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने अपने देश के बारे में भी, अपने देश को कैसा बनाना है, दुनिया के मंच पर भारत कैसा रहेगा, विश्व को वो कैसा देखना चाहते हैं, प्रवासियों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, देश की युवाओं से भी क्या अपेक्षाएं हैं और विश्व के प्रमुख देशों और प्रमुख व्यापार और कारोबारियों से क्या अपेक्षाएं हैं, उनके लिए यहां क्या कर सकते हैं। तो एक संपूर्ण खाका जो बनाया है उसके तहत आपको जब देखेंगे तब सही निष्कर्ष पर पूछेंगे। देखिए कुंठाग्रस्त कुछ लोगों को अगर छोड़ दें, मान लीजिए, तो भारत के प्रधानमंत्री के नाते मैं कम से कम 20 वर्ष से, और आप भी कवर कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में नहीं गया होगा जिसकी स्पीच पर मुझे टिप्पणी करने का मौका नहीं मिला है लिखने का, और या अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने का, नरसिंह राव के समय से तो बेहतर, ये तब से मैं इसको देख रहा हूं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि देखिए भारत का जो लक्ष्य है अभी वो ये है, पहला सुनिए, जल्दी की चीज नहीं है कि जो कुछ आजादी के पहले भारत की भूमिका के बारे में महात्मा गांधी ने, महर्षि अरविंद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या और लोगों ने, मनीषियों ने सोचा था उस कि विश्व की हमारी क्या भूमिका है, उसको पहली बार रखा जा रहा है। अदीब साहब माने या नहीं माने, अवधेश जी मैं यहाँ पे मैं माफी मैं एक चीज में आप ये देखिए, आज नरेंद्र मोदी जब वहां पे एक मिनट मेरी बात तो सवाल तो सुन ले सर, आज जब वो मेडिसन स्क्वायर में कहते हैं कि हम मंगल ग्रह पे जाने, मार्स पे जाने के लिए नहीं 7 रुपया पर किलोमीटर, वो सब तो पहली बात, सवाल तो सुन ले आप, जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी का जवाब में उसको क्लैरिटी थोड़ा सा अगर रखें। आज ये देखें कि आज आप मंगल ग्रह पे 3 महीना 4 महीना में नहीं, ये एक सतत प्रयास जो है भारत में होते रहे हैं। तो भारत में ये प्रयास नहीं हुए हैं या पहली बार आप उसको देख रहे हैं, इसमें मैंने नहीं कहा, आपने सुना ही नहीं जी। देखिए भारत नहीं रहा,
मैं ये कह रहा हूं कि भारत की जो वाकई कल्पना थी कि दुनिया में जहां कहीं भी अन्याय होगा वहां पहला खड़ा होने वाला भारतीय होगा, क्योंकि वो किसी दूसरे पर निर्भर न होते हुए भारत के जो अपने विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, वो बाकी उसके आधार पर आगे बढ़ेगा। गांधी जी ने कहा कि भारत इसलिए आजाद नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा है अपने यूनाइटेड नेशन के बारे में कि केवल हम अपनी चिंता नहीं करते हैं, हम ये नहीं है कि हम अपना विकास करके और अपने तक सीमित रह जाएं। हमारी एक विश्व दृष्टि है कि हम विश्व का कल्याण कैसे चाहते हैं और भारतीय उसमें भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारे संस्कार और चरित्र में है। मैं एक दार्शनिक अवधारणा की बात कर रहा हूं जो भारतीय राष्ट्र की अवधारणा रही है। तो भारत राष्ट्र के उस दार्शनिक अवधारणा को दुनिया के मन में बसाने में, क्योंकि भारत स्वयं भूल गया है, इसलिए ये सब बातें लोगों की जल्दी समझ में नहीं आती है। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी जो पश्चिम ने शब्दावलियां दी है उसके ढांचे में देखते हैं। तो उस ढांचे को तोड़ना, उन शब्दों को बदलना और फिर अपने अनुसार उनको बताना कि ये चीज है, ये दो दिन का विषय नहीं है। तो इसलिए अलग अलग उसके हैं कि एक तो भारत के विचार दुनिया अभी पहली बार है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार लगातार रखने से फिर धीरे धीरे दुनिया को भी समझ। मैं वही कह रही हूँ, लगातार ये चीजें होती रही है, नहीं होती रही है। आप नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेके आप मार्स की यात्रा, आप तमाम चीजों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप जितने चीजों का आप माउस जो है ये माउस घुमाने वाला, मैं एक मिनट मैं आप फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का जो पूरा ढांचा ये पश्चिम के विचारों पर आधारित है। मैं उस मार्स वगैरह पर जा ही नहीं रहा हूं एक एक चीज पर, इसको ठीक से समझिए। वर्ल्ड के अवधारणा को चेंज करना, ये अवधारणा क्या आज मेरा सवाल ये है कि क्या ये देश का सतत प्रयास नहीं रहा है? आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उनकी समझ में अभी नहीं आने वाली। आप भी चूंकि टोक रहे हैं, आपकी क्या गांधी जी ने यह कहा था कि हम इसलिए आजाद हो रहे हैं कि जो अमेरिका और यूरोप की धारा है उसमें भारत को चलना है? क्या आप सुनिए, आप टोक देते हैं। अवधेश जी, आप भी जानते हैं कि जो चीज कल नरेंद्र मोदी जी वहां पे भारतीय मूल के लोगों को गिना रहे थे, वो तमाम उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी चलिए एक छोटा सा हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चल वापस लौटते, छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे अवधेश जी, आप कह रहे थे कि पहली बार भारत में जी उसको बताएं, कंप्लीट करें जी। मेरा कहना यह है कि जो वैचारिक प्रदूषण आपके अपने अध्ययन से आपके अंदर भी घुसा हुआ है, उसमें ये चीजें जल्दी नहीं समझ में आएंगी। मेरे कभी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम भी वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वही हिस्ट्री की किताब पढ़ के बाहर निकले। उसको डिकोड, उसको स्वच्छ करिए जरा, वो वैचारिक प्रदूषण को जरा उसको क्लीन करिए। भाई स्वच्छ ये है कि मुझे 1947 से लेकर के और 2014 तक जितना मैंने पढ़ा है, कभी भी भारत, क्योंकि नेहरू जी तो इस पर बिलीव ही नहीं करते थे, गांधी के विचारों पर उनके रखने का कोई कारण नहीं था। उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने रखा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को नहीं रखा, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट था वो वही था लगभग। तो मेरा कहना यह है, वो भी नेहरूवियन मॉडल के आदमी थे, कि पहली बार यह हुआ है कि भारत के विचारों से, भारत की सोच से, और यह बताते हुए कि दुनिया जिन संकटों से गुजर रही है वो हमारी दार्शनिक अवधारणा और हमारी सोच और व्यवहार में था। वो 1893 से शुरू हो चुका है अमेरिका में। अरे भाई आप ऐसे 1893 के बाद विवेकानंद वहां गए थे, भारत के दार्शनिक स्थिति का ज्ञान उस समय वो दुनिया में दे चुके थे। तो ये पहली बार नहीं है, 150 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई है। आजादी के बाद बार करें, मैं 1947 के बाद जब से भारत आजाद हुआ है दुनिया में भूमिका निभाया है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये चीजें अभी दुनिया को समझने में थोड़ा समय लगेगा, पहली बात। दूसरा यह है कि जो प्रवासी भारतीय है या हम आप हैं, हम भी उसी ढांचे में है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर क्या है, आर्म्स रेस क्या है, जो हमने वो उसी टर्मिनोलॉजी में है। तो नरेंद्र मोदी एक भारतीय विजन को जो सामने रख रहे हैं, इट विल टेक टाइम।
लेकिन उसके लिए स्थिर रहना नहीं है। तो जो इस समय दुनिया का ढांचा है उसको स्वीकार करते हुए उसके तहत अभी भारत को क्या चाहिए, क्या भूमिका निभानी है, इसका काम भी उस समय साथ साथ वो कर रहे हैं। तो ये आप केवल दूसरी चीज पर जोर दे रहे हैं, मैं पहली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पुष्पन जी। देखिए, मुझे लगता है दिलीप जो बात आप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब ये बात कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, तो पूर्वजों का यहाँ कनोटेशन हमें जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से नहीं निकालना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो थे वो सांपों से खेलते थे। तो मैं समझता हूं, और आज माउस से खेल रहे हैं। तो ये सब जानते हैं कि कंप्यूटर इस देश में नरेंद्र मोदी तो लाए नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बात करने की शैली ऐसे लगती है कि तमाम जो कुछ चेंज हुआ है वो मेरे आने के बाद हुआ है। ये एक परसेप्शन हो सकता है कि आप इस तरीके से डिलीवरी करें कि जो भी कुछ वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात कह रहा हूं जी। तो ये जो बात कह रहे हैं इसमें अगर वो ये कहते हैं कि पूर्वज तो कई सौ सालों की बात हो रही है, और उसके बाद अगर आप माउस की बात कह रहे हैं तो आप सबको पता है, पूरा देश जानता है, अवधेश जी को भी पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में कंप्यूटर को लाने में राजीव गांधी रहे। लेकिन हो सकता है कि राजीव गांधी का नाम लिए बगैर, भारत के अंदर एटॉमिक धमाके हुए उसमें नाम लिए बगैर इंदिरा गांधी के, बगैर नाम लिए अटल बिहारी वाजपेयी के, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भारत वहां से चल के आज यहां आ गया। उस शक्ति को वो उसमें कोई सवाल नहीं है। बात यह है कि आप जो बार बार बात कह रहे हैं कि ये हो नहीं रहा था, हो तो रहा था, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन कैसा होता है, कौन बताने वाला कैसा होता है, डिलीवरी कैसी होती है, किसी बात को आप किसी तरह कहते हैं। इसी इलेक्शन के अंदर सोनिया गांधी भी थी, इसी इलेक्शन में राहुल गांधी भी थे, लेकिन उनकी बात को लोग नहीं सुन रहे थे, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो मंगल की बात उन्होंने कही वो ये नहीं कही मैंने छोड़ा है, उन्होंने मंगल की बात कही और उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो हमारे घरेलू सीमित संसाधनों के होते हुए, घरेलू तकनीक के होते के बावजूद भी एक जिसे कहते हैं कि अपनी बात को ड्रामेटाइज करके कहना, जिससे लोगों में एक ह्यूमर पैदा होता है। उन्होंने जब मिसाल दी तो आप देखिए कि उन्होंने शहर अहमदाबाद की मिसाल दी कि अहमदाबाद में 10 रुपए में ऑटो जो है वो 1 किलोमीटर ले जाता है, हमने मंगल ग्रह में 65 करोड़ किलोमीटर भेज दिया 7 रुपए में। अब इस बात को अब ये कहें कि उन्होंने आकर के इसको तय कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो मंगल तब भी इसी समय पे जाना था, मंगल की यही कीमत लगनी थी। मंगल भी तो है आदमी का, ये एक बात अलग जाने के पहले मंगल भी हो गया, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन इस बात को ऐसे प्रेजेंट करना कि आई एम द मैन बिहाइंड द होल थिंग, आप कह रहे हैं स्टाइल है उनका। चलिए उनकी शैली है। धर्मानी साहब जी, कुल मिलाकर के अगर हम देखें जो बात आज दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी अमेरिका में रख रहे हैं, अमेरिका सबसे मजबूत मुल्क है, सबसे पावरफुल मुल्क है दुनिया के, और जो बातें अब एक्चुअल में जो अब आखिर जो चरण में है, राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक होनी है ओबामा के साथ, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस, किस तरह की उम्मीद आप देख रहे हैं उसमें? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो कुछ कल या अभी तक के 4 दिन की जो उनकी यात्रा है उसमें जो कुछ भी हुआ है जी, उसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा जो आज से बातचीत शुरू होने वाली है। जी, 50 सीनेटर्स का वहां पे उपस्थित होना, गवर्नर का वहां पे उपस्थित होना, और फिर कांग्रेसमैन द्वारा किस प्रकार उसका रिएक्शन करना, ये अपने आप में हर चीज वहां पे आपको बयां कर रहे हैं। वो अपने आप में सब कुछ बयान तो करता ही है, लेकिन ये जो आज आने वाला समय उसको भी दर्शाता है। जो होने वाली है जी। ये अमेरिका को पता है, अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं उनको मालूम है कि उनका जो टेन्योर है कितना बचा है और उनकी क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में वो हल ढूंढना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर, और इस यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा साफ साफ जो कल कहा कि हम अपना टैलेंट, अपना यूथ विदेशों को जी एक्सपोर्ट करेंगे। एक बात, दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो बुजुर्ग होता जा रहा है, हम युवाओं को पूरे देश के अंदर मैन पावर सप्लाई करने वाले हैं। कहीं और हम, आप ये देखिए उन्होंने अमेरिका से कैसे जोड़ा, अमेरिका में विश्व के सब देशों के लोग रहते हैं और भारतीय हर विश्व के हर मुल्क में रहता है। बिल्कुल, वो जिस प्रकार की उन्होंने चीजों को जोड़ा है, मुझे लगता है कि उसका इंपैक्ट आज आपने जो बातचीत शुरू होने वाली है उस पर दिखेगा। और मुझे ये लगता है कि जो अब तक की उनकी विदेश यात्राएं रही हैं, जिस प्रकार सफल रही हैं, ये यात्रा भी उसी प्रकार सफलतम यात्राओं में। जी, बहुत कम शब्दों में अदीब साहब, चूंकि 30 साल के बाद, स्पष्ट बहुमत लेने के बाद, भारत का एक प्रधानमंत्री जिसके पास 125 करोड़ जो उन्होंने कल कहा कि आशीर्वाद लोगों का प्राप्त है, और जिस भरोसे, जिस आत्मविश्वास, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात अब तक करते रहे हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो, चाहे मेडिसन स्क्वायर में हो, या जिस तरह से उन्होंने अब तक CEO से बात की है, बिल क्लिंटन से भी मुलाकात उन्होंने की है। अब जब वो ओबामा से मिलेंगे और ओबामा हमने देखा
कि ओबामा टेलीविज़न पे मोदी को देख रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं, और जिस तरह से अमेरिका में इस वक्त मोदी को लेके जो उत्सुकता थी, जो चीज़ें जिस तरह से देख रहे थे, एक मजबूत भारत का पक्ष, साफ साफ वो मजबूत भारत को लेके बैठेंगे। देखिए दिलीप जी, जो कम शब्द है, कम आपने समय शुरू में जो बात कही थी जी, वहीं पर मैं आना चाहता हूं। ये जो अब हमारी ओबामा के साथ मीटिंग हो रही है जी, इसमें हमको अपनी देखना होगा, क्योंकि अमेरिका के चहीता है पाकिस्तान, उसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इंडिया के साथ उसका क्या रुख होगा अमेरिका का? अमेरिका के ताल्लुकात अफगानिस्तान से बिगड़े हैं, वो खाली हो रहे हैं। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से एक ख़ास लगाव है, अफगानिस्तान को हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को। हमारा इंटरेस्ट वहाँ कितना सिक्योर होता है। हमारी वेस्ट एशिया की पॉलिसी में हमारा एक बहुत अहम रोल रहा है। अमेरिका एक वहाँ पार्टी है जी, वहाँ वो एक बदनाम तरीके की पार्टी है, एक तरफ दूसरी, लेकिन हम दोनों तरफ एक्सेप्टेबल हैं। हमारा क्या रोल होगा, ये बड़ी अहम बातें हैं। जहाँ तक एक बात हमारे पुष्पेंद्र ने कही, मैं उससे बड़ा सहमत हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ आइए। भाई यहाँ तो लोग आएंगे, यहाँ के हालात देखेंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि राजीव गांधी के ज़माने में एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए थे जिन्होंने स्कॉट्स हॉस्पिटल खोला था। सबसे महंगे, सबसे ज़्यादा कमाने वाली जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर्स हैं। डॉक्टरों की एक खेप हिंदुस्तान आ गई जब पता लगा कि वहां उनको सब कुछ मिला। हमें समय खत्म हो गया। शकील साहब, बहुत कम शब्दों में आप जरा ये बताएं कि जो राष्ट्रपति ओबामा से जब मुलाकात करेंगे, इस मजबूती से जब करेंगे, तो इसका वाकई आप देखते हैं कि चीजें बेहतर नतीजे निकलेंगे। अब नेचुरल है कि पृष्ठभूमि बनाने के बाद एक साइकोलॉजिकल जो हम दबाव होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, ये बहुत बड़ा दबाव अमेरिका के ऊपर साइकोलॉजिकल है। बिल्कुल, हम समझते हैं कि मोदी जी सक्सेस करेंगे। एक बात ये कि जो हमारे अवधेश जी कह रहे थे कि हमको तो समझ में, चलिए अवधेश जी पहले उन्होंने खुद कहा कि हमको भी समझ में नहीं आया। पुष्पन जी, बस मेरा, क्योंकि अदीब साहब इस डिस्कशन में मौजूद हैं, अदीब साहब ने एक झंडा उठाया था कि नरेंद्र मोदी को वीजा न दिया जाए क्योंकि 2002 के दंगों के वो कातिल हैं, और बड़ी मिन्नतें की थी यूएस प्रेसिडेंट चलिए किसी तरह रोक लिया जाए। मैं जवाब दूंगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं जवाब दूंगा। मैंने इसका जवाब टेलीविजन पे दिया है, नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, मैं इसका जवाब नहीं, इसका जवाब दूंगा। इसका जवाब सुन लीजिए, सवाल ही नहीं पूछा मैंने। अरे आपने पूछ लिया, नहीं पूछा मैंने, मैं मुझसे टेलीविजन पर मैं बोल चुका हूँ कि अब प्रधानमंत्री के खिलाफ आपका क्या एजेंडा है? अब वो वहां चले गए, क्या ह्यूमन राइट वायलेशन खत्म हो गया? क्या मोदी के ऊपर दाग खत्म हो गए? क्या अब कारण है कि अच्छा नहीं, मुझे इसका जवाब दे लेने दीजिए, समय हमारा खत्म। आप 1 मिनट बढ़ा दीजिए, मैं इसका बता देता हूं। मैंने टेलीविजन पे जिस दिन उनको वारंट इशू हुआ, मेरे पास अस्पताल में मीडिया वाले आए थे, मैंने उसी वक्त बयान दे दिया था, लेकिन मीडिया को वो बयान अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं, एक्सेप्ट 2 चैनल्स। मैंने कहा कि भाई मोदी की मुखालिफत मैंने की थी, और मोदी की मुखालिफत अमेरिका में भी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मेरा प्राइड है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई बेइज्जती करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं है, मोदी एक मुजरिम था। आज मोदी इसलिए रिस्पेक्टेड है कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसी मीडिया को गर्भा दिखाने के बजाय, लेकिन मीडिया ने वो नहीं दिखाया। और मैं समझता हूँ, ठीक है, कल ओबामा के साथ बैठक कहा था कि 1 to 10 जो है वो मोदी का इकोनॉमिक एजेंडा है। चलिए, तो वो आप जानते हैं कि अमेरिका से $70 अरब का हमारा व्यापार है। 2000 में वाणिज्यिक घोषणा पत्र। अब कल भी बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब, अदीब साहब, अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, नरवानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।